नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार कैबिनेट विस्तार पर आरजेडी के बड़े दावे की, वक्फ बिल को मोदी सरकार से मिली हरी झंडी की, देखेंगे दिल्ली विधानसभा में मचे घमासान को, संबल मस्जिद पर हाईकोर्ट के बड़े फैसले को, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे शिंदे को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों अमित शाह ने अपने ही 32 नेताओं की सुरक्षा में मारी सेंध। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा टीएमसी नेताओं के फोन किए जा रहे टैप, राज्य में सियासी हलचल हुई तेज। दिल्ली विधानसभा सत्र में बीजेपी एमएलए नीलम पहलवान ने रखी मांग, कहा नजफगढ़ का नाम बदलकर किया जाए नाहरगढ़, औरंगजेब से बताया कनेक्शन। महाकुंभ समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के साथ संपन्न हुआ महाकुंभ, पीएम मोदी का भी किया धन्यवाद। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद में फंसी राखी सावंत को महाराष्ट्र साइबर सेल ने किया तलब, पुलिस मामले के संबंध में कर सकती है राखी से पूछताछ। तेलंगाना के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी, हादसे के बाद से फंसे हैं 8 वर्कर्स, डरे मजदूर छोड़ रहे काम। 22 फरवरी को हुआ था हादसा। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद ही लालू यादव की पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है, जिस पर राज्य की सियासत में जबरदस्त घमासान मच गया है। तो किस दावे से उड़ गई नीतीश कुमार की नींद, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीते दिन बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, जहां जेडीयू से 1.5 गुना बीजेपी के मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई। ऐसे में मंत्रिमंडल में बीजेपी का दबदबा बढ़ गया है, जिसको लेकर बिहार की फिजाओं में सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। ऐसे में जहां एक तरफ नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता के एक दावे ने नीतीश कुमार की टेंशन को और बढ़ा दिया है। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत में आरजेडी के प्रवक्ता एजिया यादव ने दावा किया है कि जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी बिहार में किसी भी वक्त अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, नीतीश को कुर्सी से हटा सकती है। बता दें, आरजेडी की तरफ से ये दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की ताकत दिख गई, जहां बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। यानी बीजेपी के पास कैबिनेट में बहुमत हो गया है, जो जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया था। अब बीजेपी बदला लेगी और नीतीश कुमार को कभी भी कैबिनेट से बाहर कर देगी। ऐसे में इस दावे ने बिहार में सियासी हड़कंप मचा दिया है। बताते चले, बीते दिन बुधवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने बड़ा दांव चला। आमतौर पर तो बिहार में जेडीयू के पीछे बीजेपी रहती है, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की तरह इस वक्त दिखाई दे रही है। कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 36 में से बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। यानी जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं, जो नीतीश के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बाकी आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार में बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है, तो वहीं संसद में वक्फ बिल लाने का रास्ता भी साफ हो गया है। विपक्ष के लगातार विरोध के बाद केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। तो आगे क्या है इस पर रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने गुरुवार 27 फरवरी को नए वक्फ बिल को मंजूरी दे दी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। इसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। बता दें, इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिस पर विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताकर इसके खिलाफ संसद में खूब हंगामा भी किया था। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने पक्षपात के आरोप भी लगाए थे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। उन्होंने कहा था कि जेपीसी की रिपोर्ट में उनके असहमति नोट के कुछ हिस्से गायब कर दिए गए। हालांकि केंद्र ने इन आरोपों से इनकार कर दिया और अब विपक्ष के तमाम आरोपों और विवाद के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही ये बिल संसद के आने वाले सेशन में पास किए जाने की संभावनाएं तय हो गई हैं। बताते चले, वक्फ संशोधन बिल अगस्त 2024 में पहली बार संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली समिति ने कुछ संशोधन के साथ सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जहां हर बैठक में विपक्षी सांसदों ने सत्ता पक्ष पर तमाम आरोप लगाए। जिसके बाद समिति की ये रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की गई, जिस आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट बना और अब इसे मंजूर कर लिया गया है। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी सत्र के दिन को बढ़ाकर सीएजी रिपोर्ट पर आपको घेरने की प्लानिंग में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी बाबा साहेब और संविधान के अपमान पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। जहां आतिशी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं।
पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामा जारी है। सत्र के तीसरे दिन आप ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आपके विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने से रोका गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी की तानाशाही का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी की पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आप विधायकों को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद आप विधायकों ने सदन के बाहर दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान विधानसभा के गेट के बाहर आप नेता आतिशी की अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। इसे लेकर पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। वहीं आप नेता संजीव झा ने कहा कि बीजेपी जो कर रही है हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इस तरह आप नेताओं ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। जहां बीजेपी शराब नीति को लेकर कई दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं, जिसको लेकर सत्र के दूसरे दिन भी खूब बवाल देखने को मिला था। जहां विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने आपके 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था, जिनका निलंबन 28 फरवरी तक जारी रहेगा। जिस पर पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी है। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। ऐसे में विधानसभा सत्र के मद्देनजर सदन के अंदर और बाहर हंगामा खूब मचा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान से पहले संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल मस्जिद की पुताई को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अहम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मस्जिद की पुताई कराई जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट ने एएसआई को इस संबंध में बड़ा आदेश जारी करते हुए कह दिया है कि एएसआई मस्जिद का निरीक्षण करे। साथ ही कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया है, जहां कमेटी की निगरानी में रंगाई पुताई का काम पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है जिसमें मांग की गई थी कि मस्जिद की रंगाई पुताई और सफाई कराई जाए। मस्जिद कमेटी ने कहा था कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पूरे क्षेत्र को साफ कराया जाए, जिस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये भी देखा गया है कि मस्जिद की संरचना को कोई नुकसान न हो, इसलिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को की जाएगी, जहां जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। बताते चले, कोर्ट के इस फैसले से पहले संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर मुस्लिम पक्ष खूब विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरा था। दरअसल मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए मुस्लिम पक्ष ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से मस्जिद की कमेटी की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रशासन का कहना था कि ये मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, इसलिए किसी भी तरह के बदलाव का निर्णय एएसआई ही ले सकता है, जिस पर अब कोर्ट ने मुस्लिमों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र में एनडीए में मचे घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुंबई में मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़ी फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा ने शिंदे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राज्य की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महायुति सरकार में चल रही टेंशन के बीच एनडीए के तीसरे मंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे घिर गए हैं। दरअसल मुंबई में मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़ी फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि एमएमआरडीए के सीनियर अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कंपनी ने फ्रांसीसी दूतावास के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे हैं। ऐसे में धनंजय मुंडे और मणिकराव कोकटे के बाद अब एकनाथ शिंदे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए ये एमएमआरडी का काम शिंदे के अधीन था और अब भी वही शहरी विकास विभाग को संभाल रहे हैं। ऐसे हालातों में बीजेपी से 36 का आंकड़ा रखने वाले एकनाथ शिंदे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं फ्रांसीसी कंपनी के आरोपों के सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि शिंदे सरकार के घोटाले अब सामने आ रहे हैं। हालांकि इस खबर के सामने आते ही बीजेपी पर सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिंदे के बगावती तेवरों को देखते हुए दांव चला है। वहीं इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं। ऐसे में अब सवाल और खड़े होने लगे हैं। बताते चले, मुंबई में मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़ी फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि एमएमआरडी के अधिकारी अनुचित लाभ मांग रहे थे, भुगतान में देरी कर रहे थे। इतना ही नहीं, ठेकेदारों का ऑर्डर बढ़ाने के लिए फर्म पर दबाव भी डाला। कंपनी ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए कर्मियों की नियुक्ति की मंजूरी रोकी गई। इसी के साथ मनमाना जुर्माना लगाया गया। सूत्रों की माने तो फ्रांसीसी कंपनी ने शिकायत महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर को भेजी है। वो राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक से बात करके इस मामले की सच्चाई का पता लगाएंगे। तो वहीं सोनिक ने कहा है कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि एकनाथ शिंदे को लेकर और क्या क्या नए दांव चले जाते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ही 32 नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है, जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों शोरों से की जा रही है। अमित शाह ने इसको लेकर बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई अहम नाम भी शामिल है। तो क्यों अमित शाह ने उठाया अपने ही नेताओं के खिलाफ ये कदम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 32 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है, जिस पर जबरदस्त सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के आरोप है कि जो नेता या मंत्री बीजेपी के काम के नहीं होते, उन्हें ऐसे ही साइडलाइन किया जाता है। बता दें, बुधवार 26 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिस्ट जारी करके इसकी सूचना दी गई। सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, लोकसभा चुनाव उम्मीदवार से लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष तक विभिन्न स्तर के भाजपा नेता शामिल है। इतना ही नहीं, सूची में पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और भाजपा नेता शंकुदेव पांडा और पूर्व आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर भी शामिल है। इस लिस्ट को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से हर 3 महीने बाद ऐसी सूची जारी की जाती है, लिहाजा इस पर राजनीति ना की जाए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली 2 बातें बेहद अहम है, जिसमें पहली ये कि लिस्ट में शामिल नेता पश्चिम बंगाल के हैं। दूसरा ये कि नेताओं में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में हार गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुरद्वार से पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बारला की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है, जिसको लेकर हाल ही में एक खबर भी आई थी कि बारला के बीजेपी के रिश्ते खराब हो गए हैं और टीएमसी से उनकी नजदीकें लगातार बढ़ रही हैं, जिस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस माहौल में बारला की केंद्रीय सुरक्षा हटाना बीजेपी के लिए अहम हो गया था। हालांकि इस पर बारला का कहना है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं जीवन भर लोगों के बीच आंदोलन करता रहा हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं, इसलिए मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं। ऐसे में इस बात को भी तूल मिल गया है कि बीजेपी नेताओं से नाराजगी की वजह से भी ये कदम उठाया गया है। बताते चले, पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ अभी से चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मौजूदा वक्त में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द पूरे राज्य की राजनीति घूम रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।